Hello everyone, you are watching Hitesh Sethi. Today I am going to take a lecture on weathering of rocks and minerals. So let us start the topic. आप लोगों को पता है एक मतलब इन सॉइल बनने के लिए लगभग 800 से 1000 साल लगते हैं. तो वेदरिंग इज द इनिशियल स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. मीन्स कि जो मिट्टी बनती है 1 इंच मिट्टी बनने के लिए जो 800 से 1000 साल लगते हैं, उसमें वेदरिंग जो है इनिशियल स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है. मतलब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक रॉक है, ठीक, तो रॉक से क्या बनता है कि रिगोलिथ बनता है. दिस रिगोलिथ रॉक से क्या बनता है, रिगोलिथ. और रिगोलिथ से क्या बनता है, रिगोलिथ इज द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जिसके अपर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेंट मटेरियल. रिगोलिथ कहाँ, ये हमारा हो जाता है बेड रॉक. सपोज दैट दिस इज बेड रॉक. तो इससे हमारा क्या बनता है, पैरेंट मटेरियल. और पैरेंट मटेरियल जो होता है उस पे क्या वर्क करते हैं कि उस पे दो चीजें वर्क करती हैं. एक होता है सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स और एक होता है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस. तो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस एंड सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, ये दोनों चीजें होती हैं वो पैरेंट मटेरियल पे वर्क करती हैं और एक सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं. मतलब सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं. तो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस जो होता है उसमें भी दो प्रोसेसेस होती हैं. एक क्या होता है स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस और एक होता है पैथोजेनिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस. तो क्या होता है कि जो हमारा बेड रॉक होता है, ठीक, तो वेदरिंग क्या होता है एक्चुअली. वेदरिंग इज द इनिशियल स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इन विच देयर इज डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस ड्यू टू बाय वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स. तो क्या होती है वेदरिंग, वेदरिंग क्या होती है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स टेक्स प्लेस बाय वेरियस फिजिकल, केमिकल and biological agents. So weathering is the disintegration of rocks by various physical, chemical and biological agents. weathering क्या है, weathering is the weathering क्या है, हो गया. regolith क्या है, regolith is the intermediate product of weathering. regolith is the weathering is the initial stage of soil formation. तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं कि what is the initial stage of soil formation, weathering, okay, and regolith. What is regolith? Regolith is the intermediate product of weathering. So let us discuss what is weathering processes, how weathering takes place, what are the weathering agents that results in the formation of regolith or disintegration and decomposition, how these factors takes place. So we will talk about weathering process. So there is two weathering process. Weathering process. Two weathering process, that is one is physical weathering process and the second one is mechanical. Mechanical weathering process is also known as chemical weathering process. So mechanical weathering process is also known as chemical weathering process. So what is physical weathering process? In physical weathering process, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है कि सपोज दैट कोई पत्थर है बड़ा सा, उसको हम लोग क्रश करके उसको तोड़ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वही एक फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस है. कहने का मतलब ये है कि नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. मींस इन फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म. mainly that disintegration in physical weathering process, disintegration
of the rock takes place. There is no decomposition process in physical weathering process. So what are the, if this is physical weathering process, what are the weathering agents that help in the physical weathering process? So we will discuss physical weathering agents. What are physical weathering agents? So in physical weathering agents, first is means you can say that the condition of physical condition of the rock. Sorry, I am forgetting this. The first one is physical condition of the rock. Physical condition of the rock means that how कैसा ये ऊपर से दिखता है, ठीक, कि हम लोग पहले से देख के क्या कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज को जो हम पहले देखते हैं तो क्या होती है, वही उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है कि वो कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है। अभी आप उनको देख रहे हैं तो हमारी ये फिजिकल अपीयरेंस है। तो रॉक्स की फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, देखिए वो या तो कोर्सर होगा या स्मूथर होगा, ये दो कंडीशन होगी। तो या तो वो कोर्सर होगा, या तो वो कोर्सर होगा या तो वो स्मूथर होगा। So coarser particles have higher permeability, so their disintegration takes place easily. So coarser particles disintegrate more easily as compared to smoother particles. For example, sandstone disintegrates more easily as compared to basalt, as basalt is smoother than sandstone. So physical condition of the rocks determines the weathering, that how easily a rock being disintegrated. Second condition, second factor weathering agent, that is temperature. The second factor is temperature. हम लोग जानते हैं कि दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, रात में कम होता है। तो क्या होता है कि जब भी हीट पड़ती है किसी भी रॉक्स पे तो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, ठीक। तो अल्टरनेट कूलिंग एंड हीटिंग की वजह से क्या होता है कि जो सरफेस पे टेम्परेचर रहता है वो डिफरेंस होता है और जो इनर टेम्परेचर होता है वो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंट होता है। तो क्या होता है कि इस डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से देयर इज surface of weakness created on the surface of the rock. Surface of weakness created on the surface. तो सरफेस ऑफ वीकनेस क्रिएट होती है उसके रॉक के सरफेस पे, और क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है टेम्परेचर का, कि दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो एक रॉक होता है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल कंपोजिशन होती है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, और भी चीजें होती हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि एक मिनरल की एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन कैपेसिटी अलग अलग होती है, मतलब उसके फैलने और मतलब कंट्रैक्शन की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो जैसे ही हीट पड़ती है तो क्या करता है, ये एक्सपेंड करता है, और जैसे ही कूल डाउन होती है तो वो कंट्रैक्ट करता है। तो एल्यूमिनियम की एक्सपेंशन कैपेसिटी अलग होगी, सिलिकॉन की एक्सपेंशन कैपेसिटी अलग होगी। तो इससे क्या होता है कि एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, रॉक्स में स्ट्रेस क्रिएट होता है मिनरल्स के एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से, और ये भी क्या करता है कि डिसइंटीग्रेशन का काम करता है। इससे क्या होता है कि रॉक्स में स्ट्रेस क्रिएट होगा और वो क्या कर देंगे कि ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ये हमारा टेम्परेचर का हो गया। तीसरी हमारी हो जाती है कंडीशन एक्शन ऑफ वाटर। वाटर से क्या होता है कि हाउ वाटर हेल्प्स इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। वाटर क्या होता है कि फर्स्ट कंडीशन इज एक्शन ऑफ वाटर। वाटर के अंदर कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक, ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी होती है। हमने देखा होगा कि जहां से नदी शुरुआत होती है वहां पर उसकी स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी सीशोर। तो जहां पे डेल्टा बनाती है सिर्फ वहां पे उतनी कैपेसिटी कैरी करने की एबिलिटी नहीं होती है। तो हमने एज एन एक्सपेरिमेंट पाया कि जैसे कि कोई फाइन सैंड है, ठीक, कोई ग्रेवल है,
स्टोन है और बोल्डर है। किसी चीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये फाइन सैंड है, ये ग्रेवल है, स्टोन है, ये बोल्डर है। तो उसकी साइज पे कि मतलब जैसे फाइन सैंड है तो लेस देन 2 mm हमने जैसे उसकी साइज पे कि ग्रेवल है 2 to 75 mm होगा तो ग्रेवल होगा, फिर स्टोन है तो 75 to 600 mm होगा तो स्टोन होगा। ऐसे हमने क्लासिफाई किया। बोल्डर से तो मोर देन 600 mm होगा तो वो बोल्डर होगा। तो क्या है कि जो फाइन सैंड है अगर उसकी स्पीड जो है 15 सेंटीमीटर, सॉरी वाटर की स्पीड अगर 15 सेंटीमीटर है, ग्रेवल की स्पीड जो है 30 सेंटीमीटर है, स्टोन की स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड है और बोल्डर की स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड है, तो जो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है अराउंड 15, अगर वाटर की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है तो अराउंड 1 kg ऑफ दिस फाइन सैंड कैरी करने की कैपेसिटी होती है। तो इससे क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन हमारे रॉक्स वाटर की वजह से होते हैं। जैसे कि फ्रीजिंग का अगर देखें कि मतलब कैसे जो है फ्रीजिंग जो है हेल्प करती है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स में। तो जैसे मान लीजिए कि ये रॉक है, ठीक, इसके नीचे क्या भरा है, इसमें पानी हो जाता है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो जो फ्रीजिंग स्टार्ट होती है वो अपर सरफेस से स्टार्ट होती है। फ्रीजिंग कहां से स्टार्ट होती है? ये अपर सरफेस से स्टार्ट होती है। तो ये अपर सरफेस जो है हमारा फ्रीज हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए अपर सरफेस फ्रीज हो गया तो हमने ये देखा है कि मतलब ये फैक्ट है कि अगर वाटर है और वो फ्रीज करता है तो जो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो 1/10 इंक्रीज कर जाता है, ठीक। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या करता है कि स्ट्रेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे साइड वॉल्स पे स्ट्रेस लगते हैं, अपर स्ट्रेस लगता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से भी स्ट्रेस लगता है। तो ये सब चीजें कंबाइन वर्क करती हैं और क्या करते हैं कि इसको रॉक्स को डिसइंटीग्रेट करने का काम करती हैं। तो हाउ वाटर हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक, you have seen that, and this is the third factor, and the fourth factor is action of wind. Wind have also carrying capacity and abrasive power. So wind also works in the process of disintegration, not very majorly but minorly. It also works in the process of disintegration. And the fifth factor is atmospheric phenomena. Atmospheric phenomena. आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि बिजली गिर गई, किसी की मौत हो गई, या मतलब आंधी तूफान आ गया, क्लाइमेट कंडीशन सही नहीं थी, मतलब बारिश हो रही थी तो बिजली गिर गई, तो कहीं पेड़ गिर गया। तो ये सब क्या है, पेड़ गिर गया मतलब उस पर लाइटनिंग पड़ी होगी तभी तो वो ब्रेक डाउन होगा। ऐसे जब लाइटनिंग पेड़ पे गिरी वो ब्रेक डाउन होगा, तो रॉक्स पे भी तो लाइटनिंग पड़ेगी तो वो ब्रेक डाउन होगा। तो इससे भी क्या होगा, हेल्प इन दी प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिगोलिथ. So these are the various weathering agents that helps in the formation of regolith. And after that, I think we will discuss the next topic, chemical and mechanical weathering and biological weathering in the next topic. And in third lecture, we will discuss about weathering of minerals. So I am summing up today by this.